हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला। इसी के जो रिकॉर्ड हुआ था इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी हिंदी के पार्ट को लेकर। तो इस वीडियो को ना आप हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। आप इसमें अपना फीडबैक भी दीजिए। मेजर टास्क हमारा यही है कि आपको समझ में आए चीज़ें एंड आप इसमें बताइएगा ये इस तरीके से क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें प्रॉपर हिंदी पीडीएफ से ही करेंगे एंड विल मेक श्योर कि कोई इश्यू नहीं आए, ठीक है। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये पार्ट इस तरीके से सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम 170 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब हम इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे हिंदी में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है कि ये ट्रेन का शुभारंभ अगस्त माह में किया गया था। दूसरा कथन कहता है कि ये भारतीय रेलवे द्वारा जर्मनी के सहयोग से विकसित की गई है। तो पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये जर्मनी की ही सहयोग से इस ट्रेन को बनाया गया था, इसका ये विकसित की गई थी और इस तरीके से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चली। ओके, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना एशियाई खेलों के बारे में है। तो 2024 में जो एशियाई खेल हुए हैं उनसे संबंधित है ये। पहला कथन कहता है कि इस खेल का आयोजन हैंगझो चाइना में हुआ था, ठीक है, चीन में हुआ। और दूसरा ये कह रहा है कि भारत ने तैराकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये हैंगझो चाइना में तो हुआ था पर तैराकी में नहीं बल्कि शूटिंग में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर होगा केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन विंबलडन पुरुष एकल से रिलेटेड है कि विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज, बी है इसका आंसर, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 टाइप के गेम्स होते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे विंबलडन पुरुष एकल होता है ऐसे और कितने होते हैं, ठीक है, उनके नाम भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 एशियाई खेलों की जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता। अभी हमने देखा था ना कि एशियाई खेल जो हैंगझो चाइना में हुए थे उसमें पहला स्वर्ण पदक तो हमारा शूटिंग से आया था, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहा है कि पहला हमारा जिम्नास्टिक्स में पदक जो लेकर आए हैं वो कौन लेकर आए हैं। तो इसका आंसर है सृष्टि खांडगले, ओके। इस तरीके से आपकी ये जितने भी खेल हैं वो तैयार हो जाएंगे और इसमें जितने भी मेजर इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है ताकि वो मैगजीन से आप एक बार पढ़ें और एक बार आके क्वेश्चंस लगा लें। क्वेश्चंस लगाने से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। जो एक लाइन में पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते वक्त आपकी मेमोरी में ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आईसीसी गेम से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया, किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है। तो इसका आंसर है विराट कोहली और इसमें स्पेस आगे छोड़ दिया गया ताकि आप आईसीसी गेम से रिलेटेड और डिटेल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल कृषि कार्ड शुरू किया था। तो डिजिटल कृषि कार्ड हाल ही में तेलंगाना ने शुरू किया था। यह बेसिकली एक नवाचारी पहल है, एक इनोवेटिव आइडिया है जिससे आप ये ना किसानों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है और कृषि कार्यों में दक्षता बढ़ाता है। बेसिकली आप डिजिटल चीज़ों को यूज़ करके उससे आप उस उपकरणों से जो किसान के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं उसे सशक्त बनाने का प्रयास करने का ये हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ पॉइंट ऑफ सेल वहीं पे कर सकते हैं, आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई भी आपकी फैसिलिटी है आपको नहीं जाना। बेसिकली आपको एम्पावर्ड कर रहा है, किसानों को सशक्त करने का ये एक माध्यम है। तो ये तेलंगाना लेकर आई है, तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है डिजिटल कृषि कार्ड, ओके।
अगला क्वेश्चन, 2024 फीफा महिला विश्व कप किसने जीता है? सो इसका आंसर होगा इंग्लैंड, फीफा का महिला विश्व कप, ठीक है, और कोई डिटेल्स की इसमें ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। बेसिकली राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है यहाँ पर। अब तक हमने एशियाई खेल देखे, आईसीसी का देखा है, विम्बलडन देखा है और अभी राष्ट्रमंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2024 में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन। इससे संबंधित और क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे। हम धीरे धीरे करके इसलिए लेके चल रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद करने में जो डिफ़िकल्टी होती है वो इसी को होती है। खेल परिदृश्य जब पढ़ने बैठते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो हम एक एक करके ये कोशिश करें कि हर सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस खेल से आएँ, जिससे आपके बहुत ही आसानी से वो चीज़ें आपको याद हो सकें, ठीक है। तो ये BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के बारे में है, जो कि कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन बनी है? एशियाई खेलों का ही है, पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन बनी? ये आंसर इसका सृष्टि खानगड़े है। ये क्वेश्चन हम शायद कवर कर चुके हैं पहले भी, अभी कवर किया हमने। चलिए कोई नहीं, आगे 2024 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? बेसिकली अभी हमने देखा ना राष्ट्रमंडल खेलों के, तो इसमें कह रहा है कि टोटल मेडल ना, मतलब पूरे पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिले हैं? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि भारत को कितने मिले हैं और किस किस को मिले हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है। आप पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इसको एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किन कंपनियों को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? आपको पता है 3 टाइप के ये दर्जे प्राप्त दिए जाते हैं, महारत्न होता है, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है। तो बेसिकली ये आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आपका SJVN, NHPC, SCI, रेलटेल, NHPC, SECI, इससे तो ये सारी ही कंपनीज को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय ने। ओके, क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखिए किसी भी कंपनी को आप एक स्टेटस देते हो तो उससे आप करोगे क्या, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ा दोगे, है ना, जिससे वो और अधिक कामों को कर सकता है। तो उसी के लिए इन कंपनी का बढ़ाया गया है। आपको पता है कि किस तरीके से हम टर्नओवर, किस तरीके से हम उसकी कैपिटल कितनी है उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो नवरत्न स्टेटस मिलने से कुछ फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए ये चीज़ की गई है और किन कंपनीज को दी गई आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन चैंग 6 ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर लैंडिंग की है? ये क्वेश्चन हम पहले भी जो हमने 3 सीरीज़ बनाई हुई है उसमें काफ़ी बार आया था। मैंने पूछा था ये क्वेश्चन आपसे, तो आप ये अब इसमें इंक्लूड भी कर दिया गया है। इसका आंसर है चाइना, चीन इसका आंसर है। इसने ना केवल वहाँ पर लैंडिंग की है बल्कि ये पहला देश भी बना है जो वहाँ से सैंपल लेकर आए हैं वापस। आगे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। और आपको शायद 2nd या 3rd सीरीज़ में हम जब नेशनल साइंस डे के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें थीम भी बताई गई थी नेशनल साइंस का। तो आप मुझे बताइए कि उसकी थीम थी क्या? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना में पहली भारतीय महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? नौसेना बेसिकली आपकी इंडियन नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका आंसर है अनामिका बी राजीव। जस्ट अ मिनट, तो इसका आंसर था अनामिका बी राजीव, ठीक है, जो पहली भारतीय महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया था। तो आपको पता है इससे हम ड्रोन दीदी वाला भी हमने एक देखा हुआ था कि ये कहाँ से आया था और ये किस मिनिस्ट्री का था। खैर इस पर नहीं जाते हैं, ये बताना है कि ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम किसने शुरू किया। तो इसका आंसर है IIT कानपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द बुक ब्यूटीफुल के लिए 2024 का ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार किसने जीता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि बुक के जो रचयिता हैं, जो ऑथर हैं, वो कोई और हैं। बेसिकली इसके ऑक्सफोर्ड के बुक स्टोर बुक कवर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार भावी मेहता को मिला था। ठीक है, इन्होंने इस पुरस्कार के बुक कवर का इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और जो इसके ऑथर थे उनका नाम था प्रदीप सेबेस्टियन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब दिया गया है। तो इसका आंसर है मुंबई। बेसिकली मुंबई में कुछ 386 अरबपति रहते हैं, उनके साथ एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में उभरा है मुंबई। और इसने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आप मुझे एक बात बताइए कि बीजिंग में किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब मैं आपसे नाम देके हेडक्वार्टर्स तो पूछ नहीं सकती हूँ। शंघाई में बताइए, दो प्रोमिनेंट आपकी साउथ एशिया को केटर करने वाली ऐसी संस्थाएं हैं दो, जिनके हेडक्वार्टर्स बीजिंग और शंघाई में है। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कि कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है मॉर्ने मॉर्कल। ठीक है, मॉर्कल, आप जैसे ही पढ़ना चाहें इसको। BCCI ने ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीकी के क्रिकेटर हैं जिनको भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने जंगल की आग को कम करने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। हमने उत्तराखंड के बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में देखा था जो लॉन्च किए गए, इस तरीके के अभियान लॉन्च किए गए थे। मैंने आपको 2 ऑलरेडी पहले बताए हुए थे, जिसमें से कि एक ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के बारे में था। फर्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा आपको UCC के बारे में भी बताया था, है ना। अब मुझे यह आर्टिकल बताइए UCC का कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है और किस पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहाँ पे UCC लागू किया गया है। ठीक है, वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला राज्य बना है। अदरवाइज गोवा में ऑलरेडी UCC था, है ना, जो कि पोर्टुगीज़ लेकर आए थे। आपने ये सब चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं कि पुर्तगाल जो आए थे ये गोवा में ऑलरेडी UCC लागू कर रखा था। तो उत्तराखंड आपका इंडिपेंडेंट भारत का पहला राज्य बना है। दूसरा GEP से रिलेटेड था। अब ये तीसरा है आपका पिरुल लाओ पैसा पाओ। बेसिकली किसको, जंगल में जो आग लग जाने से बहुत सारी ट्रीज, फॉरेस्ट, जिन भी चीज़ों का लॉस होता है उसको बचाने के लिए इस तरीके से ये एक पहल लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये जो पिरुल होता है ना, ये चीड़ की पत्तियाँ होती हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, जहाँ पे आप अलग अलग रीजन्स के फॉरेस्ट पढ़ते हैं, कौनी फॉरेस्ट कहाँ है, डेसिडुअस किधर है, ड्राई डेसिडुअस किधर है, एवरग्रीन किधर है, माउंटेन किधर है। आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होंगे, है ना। तो आपको उसी में हम ये चीड़ की पत्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब बता सकते हैं ये वैसे तो ये कॉमन है कि ये हिमालयन, जितने भी ये हिमालय के राज्य हैं ना, जहाँ पे हिमालयज़ हैं वहाँ पे ही मिलता है। माउंटेन एरिया का ये क्रॉप है, ट्री है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हमारी आकाशगंगा में खोजे गए विशाल ब्लैक होल जिसका नाम गया BH3 है, ये क्या है।
आकाशगंगा में बेसिकली ये मिला है। ये एक मिल्की वे आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है, ठीक है। वैसे ये डिटेल भी यहाँ पे दे दी गई है पूरी। आपको इस क्वेश्चन का मतलब क्या था ना, ये तो आपको पता है कि ये मिल्की वे में भी है और ये ब्लैक होल है। आपको भी ये क्वेश्चन किस भी तरीके से आया, आपको ये नाम याद रखना है कि ये नाम दिया गया है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अभी तक ब्लैक होल जो मिला है ये है, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में, ये आकाश हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ये है। चलिए नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। गया BH3। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता है, तो इसका आंसर है प्रीति पाल। अब आप मुझे ये बताइए कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स में जो फ्लैग बेयरर्स होते हैं ना, वो 2 कौन से लोग थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर करके जो चलते हैं वो बताएंगे आप मुझे। फ्लैग बेयरर, आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2024 में आपके सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट, ये SAFF, ओके, चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। और मज़ेदार बात ये है कि इसने नेपाल को हराया था इसमें, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जस्ट बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में है, पड़ोसी देशों के बारे में, इसलिए इसको डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस थीम के तहत मनाया गया है, तो इसका आंसर है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आपको पता है कि जो हमारा पोषण सप्ताह होता है, पोषण वीक जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशन वीक जो कहते हैं, वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है और इसी की थीम थी सबके लिए पौष्टिक आहार, है ना। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं ना जिसमें आप मैल न्यूट्रिशन, जिस तरीके से ये मोर्टेलिटी रेट होती है, तो इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस सप्ताह में वीक थीम थी सबके लिए पौष्टिक आहार। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश के गेंदबाज ने महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ गेंद कुछ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी, ठीक है। तो इसका आंसर है किस देश का गेंदबाज पूछ रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थे शबनम इस्माइल, ठीक है। इनका नाम था शबनम इस्माइल, ओके। सबसे तेज़ गेंद इन्होंने फेंकी थी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ने, आई थिंक मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया क्या, नहीं, चलिए नहीं, ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में किस राज्य ने अपना पहला तैरता हुआ एयर कंडीशन रेस्टोरेंट शुरू किया था। मतलब पहला, जो हम पहले पढ़ते प्रयागराज से यूपी के CM ने अपने पहले तैरते हुए रेस्टोरेंट को लॉन्च किया था, शुरू किया था। तो इसका आंसर है यूपी। और हुआ कहाँ से था, संगम सिटी से हुआ है, प्रयागराज से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित सखी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये सखी ऐप के बारे में पूछ रहा है और ये कह रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये ऐप अलग अलग तरीक़ों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो बेसिकली इसरो ने किया है। और ये सारे ऑप्शंस आप देखेंगे तो कहीं B और C काफ़ी क्लोज ऑप्शंस लगते हैं। इसका आंसर है C। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के वास्तविक समय में जानकारी और सहायता प्रदान करना है। बेसिकली आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस देनी है एस्ट्रोनॉट्स को। वो लिखा है ना, वास्तविक समय में जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए सखी ऐप इसरो ने स्टार्ट किया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है हमारे बहुत सारे मिशंस
गुड टू गो हैं, जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, तो इस टाइप के ऐप ऑफ कोर्स अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हेल्प करेंगे। हम पता है कि हम ऑलरेडी इसको प्लान कर रहे हैं कि हम भेज सकें। तो चलिए सखी आप याद रखेंगे, इसरो से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाली नदी पर कौन सा विशाल जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ओके, तो इसका आंसर है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ओके, ये जो वेंचर है आपका, ये आपकी नेपाल और भारत के बीच में है और इसका आंसर है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक काम करिए, इसमें मुझे एक क्वेश्चन बताइए, आपने ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा जाके पढ़िएगा, ठीक है। ये किस ईयर में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से नमूने लाने वाला पहला देश बना है। तो इसका आंसर चीन है। मैंने बताया था आपको, ये चैंग 6 मिशन से रिलेटेड है, जो सिर्फ लैंडिंग नहीं किया, वहाँ से सैंपल भी लेकर आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे नाम से भी समझ में आता है कि ऐसे नाम चाइना के ही होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में किस भारतीय एथलीट को पॉली उम्रिकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर है शुभम गिल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में इनके प्रदर्शन के लिए इनको पॉली उम्रिकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी आपको आगे बहुत से और भी पुरस्कार के बारे में बताते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आएंगी अभी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में सदा तनसीक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो सदा तनसीक अभ्यास जो है ये सऊदी अरब के साथ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज की बाद में कंपाइलेशन दे दी जाएगी, अभी आप एक एक करके एक्सरसाइज देखते चलिए। तो सदा तनसीक ये बेसिकली आप कंफ्यूज सकते हैं बिकॉज मोस्टली ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लगता है, तो इसका आंसर सऊदी अरब होगा, ठीक है। सदा तनसीक याद रखेंगे, सैन्य अभ्यास। ओके, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने किस देश को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलेथियन कीटनाशक भेजा था। आपको पता होगा कुछ 2 साल पहले टिड्डियों के अटैक से बहुत सारी फसलें बेकार हो गई थी पंजाब की साइड, प्रॉपर ये ईरान से मिडिल ईस्ट से आ रहे थे और ये जिनको रोका नहीं जा सका था। तो रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को भारत ने ये कीटनाशक भेजा है। तो इसका आंसर अफगानिस्तान है, टिड्डियों से निपटने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियों में शामिल नहीं है। अब मैंने कहा था ना, अभी हमने देखा था पॉली उम्रिकर अवार्ड शुभम गिल को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए। अब ये आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से है, तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की 6 श्रेणियाँ होती हैं, उसमें से कौन सी इसमें नहीं है, ये पता तो होना ही चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए कि वो 6 श्रेणियाँ कौन सी हैं, तो आप इसको टिक भी कर लेंगे। तो इसका आंसर सी है, प्रधानमंत्री युवा खिलाड़ी पुरस्कार। बट हमको ये भी देखना है कि और 5 ये जो 6 हैं वो एग्जैक्टली हैं कौन कौन से और इनका क्या क्या है, ये किसके लिए दिए जाते हैं। सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित है। ये बेसिकली उन को दिया जाता है जो पिछले 4 साल की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हैं। ऐसे उसके लिए ये खेल सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। जब अर्जुन पुरस्कार पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये किसके लिए है कि जिसने 4 साल की अवधि के दौरान, शब्दों को समझिएगा, ठीक है। एक है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, बेसिकली अवधि के दौरान, 4 साल की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया गया हो। लेकिन जो अर्जुन पुरस्कार है आपका,
उसमें आप देखेंगे कि ये जो पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार, ये जो लगातार वाला वर्ड है ये दोनों से आपको डिस्टिंग्विश करेगा। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, वो अर्जुन अवार्ड है। और जो सिर्फ 4 साल के पीरियड में जिसने सर्वश्रेष्ठ किया, कंटिन्यूस मतलब लगातार वर्ड उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये 2 आपको क्लियर हो गए। अगला है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये तो इजी है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं अपने एंशियंट स्टोरीज से कि ये कोच हुआ करते थे। तो ये पुरस्कार कोचों को दिया जाता है जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं और खेल प्रतिभागियों को विकास में योगदान देते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। ये तो आसान है, याद रहेगा। अगला कह रहा है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये जो यह पुरस्कार है, ये खेलों के विकास में आजीवन योगदान, समझ रहे हैं ना आप, लाइफ टाइम आजीवन योगदान विशेष रूप से खेल करियर के दौरान प्राप्तियों और सेवाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। 5वां है आपका राष्ट्र खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, कॉरपोरेट संस्थानों या ऐसे इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है जो भारत में जमीनी स्तर पर खेलों के विकास और प्रोत्साहन में योगदान देते हैं। बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, ये उनके लिए दिया जाता है प्रोत्साहन। आप प्रोत्साहन से ही समझ रहे होंगे। ठीक है, 6वां है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी एक विश्वविद्यालय को एक वर्ष के दौरान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन देता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइफ टाइम वाला है ये तो बिल्कुल याद रहेगा, द्रोणाचार्य वाला बिल्कुल याद रहेगा। प्रोत्साहन से आप समझ जाएंगे जिसने एनकरेज किया हो, ग्रास रूट बेसिकली ज़मीनी स्तर पे, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो आप उसको क्लियर रखेंगे कि एक अवार्ड दिया जाता है जिसने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और एक दिया जाता है पिछले 4 वर्षों में दिया हो, लगातार नहीं होता उसमें। तो इस तरीके से आपके ये 6 के 6 पुरस्कार तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी मैंने बहुत ही एक्सॉस्टिव तरीके से किया है। अब ये 6 के 6 आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने आई थिंक ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है इस पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, बट ये 6 पुरस्कार नहीं देखे थे। और ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2004 के ये 2204 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य में 100% LPG कवरेज हासिल कर ली है। 100% LPG कवरेज किसने किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको योजना का नाम भी पता होगा, है ना? योजना का नाम है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें हिमाचल प्रदेश बना है। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये PYQ से पूछा जाता है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई, तो इसका आप मुझे साल बता दीजिए कि ये किस साल में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस संस्थान के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है? अब सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है, तो ये बेसिकली अलीबाग में उगता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग तहसील के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है। अब मुझे ये बताएंगे कि GI टैग जो इंस्टीट्यूट देता है इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन से बता दीजिए, चेन्नई और मुंबई। हिंट भी दे दिया है, बताइए कि चेन्नई में है कि मुंबई में है। ठीक है, चलिए सफ़ेद प्याज याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं? मैंने आपसे पार्ट 2 में पूछा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूपी के पास कितने हैं, ये आपने बता दिया था। अब आपसे पूछ रहा है कि किस देश में है, तो इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, और मेक्सिको दूसरे नंबर पे है जहाँ पे इसके पास 142 है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, वेटलैंड्स ये जो रामसर साइट्स ये प्रॉपर किस तरीके से दी जाती है, एनवायरनमेंट में जाके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेसिकली आपका पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पूछ रहा है, विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के बारे में पूछा है। तो ये कह रहा है कि जो पहला आपका है इसका नाम जो है आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है। दूसरा कह रहा है कि ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर है सी, दोनों 1 और 2। ये आईएनएस विक्रांत का नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है। ये जो आईएनएस विक्रांत है ये अब सबसे बड़ा और सबसे तेज़ युद्ध पोत होगा, वॉरफेयर होगा ये, ठीक है, वॉरशिप होगी ये। और इसकी कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको देखें, बस आप ये याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, इसको किसने बनाया है और ये एक वॉरशिप है, ठीक है। चलिए, और ये जो मतलब आपको सिस्टम तो पता है ना आपको कि इस पे रख के इसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है, बस उसी के लिए पूरा आईएनएस विक्रांत के ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। ये कह रहा है कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार, ठीक है। अगला कथन कह रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, जो आपकी हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का आयोजन किया गया लातूर में ही किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। लेकिन दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसका प्रधानमंत्री ने नहीं जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो हर जगह प्रधानमंत्री पिक्चर में नहीं आते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसकी याद रखिएगा क्योंकि कहीं हमने तो कुछ इनिशिएटिव्स देखे हैं ना जो इम्पोर्टेंट थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य की दृष्टि से थे, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। चलिए इसका आंसर फिलहाल है कि ये राष्ट्रपति ने किया, तो इसका उत्तर हुआ केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2024 में वैकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके वर्ष तो 100 साल पूरे हो गए वैकोम सत्याग्रह को, पर मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप वैकोम सत्याग्रह जाकर पढ़िए एक बार कि इनसे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ जुड़ी हुई थी, जिससे आपको थोड़ा याद रहे ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। वैसे शायद ये आगे आप यहाँ आगे भी आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। 1924, खैर आप इसमें जाके देखेंगे कि पर्सनालिटीज़ वगैरह क्या है क्योंकि हाल ही में इसको 100 साल पूरे हुए हैं, तो ये इसके इर्द गिर्द और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी की बात कर रहा है ये। तो किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बनाई गई है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। अब समझ ही रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक तो ये जो पूरा आपका कॉरिडोर होता है इसको क्रॉस करने के लिए और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको आफ्टर ऑल निर्यात करना है तो इसका पोर्ट जो बनाया गया, जिस पोर्ट को ये दिया गया है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अमेरिकी एयरपोर्ट्स कंपनी बोइंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला वितरण केंद्र खोलने की घोषणा की है। बोइंग एरोस्पेस के बारे में आप जानते ही होंगे, तो इन्होंने रिसेंटली यूपी के किस जिले में खोलने का घोषणा किया है, तो इसका आंसर है बुलंदशहर, ठीक है। बुलंदशहर में ये कितने वर्ग फुट का होगा, चलिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको मत देखिएगा, बट आप ये याद रखेंगे कि ये यूपी स्पेशल से, इसमें तो आप इतना याद रखिए किस ज़िले में इसको घोषणा की है, किसने की है। बोइंग के बारे में सब पता है, सबने अभी देखा होगा ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था, बोइंग स्पेस क्राफ्ट का जो उन्होंने शटल रीलॉन्च यूज व्हीकल के ऊपर बनाया है, ठीक है। तो ये बुलंदशहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। निजी क्षेत्र का बैंक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है HDFC, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है
आप SIBs के बारे में जानते होंगे ना, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ये वो बैंक्स होती हैं जिनके डूबने से पूरी अर्थव्यवस्था डूब सकती है, इनको SIBs कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे तो अभी नहीं जा रहे कि इनका क्या महत्व होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी 3 बैंक्स हैं जो इस SIB में है, इंक्लूड है। ठीक है, ओके। तो ये HDFC बैंक है जिसने रिसेंटली लक्षद्वीप में के, अच्छा आप ये याद रखिएगा, हाँ, कावरती द्वीप में अपनी शाखा खोली है, क्योंकि अलग अलग द्वीप होते हैं ना, तो किस में खोला है ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है बनकर। ठीक है, तो इसने किस में किया है, तो इसका आंसर है कावरती द्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में हेविस्योर नामक एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। यह टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस ए। अब आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस किस टाइप का इन्फेक्शन होता है, और इसमें हेपेटाइटिस A, B और C 3 इसकी वेराइटीज़ हैं। इसमें ये हेपेटाइटिस ए के लिए है, इसको आप याद रखिएगा। पहली वैरायटी, पहला टीका, पहली वैरायटी, कुछ इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेविस्योर नाम है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुआ है, कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका, तो इसका आंसर है कर्नाटका में। कर्नाटका में अभी कंट्री का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, तो इसका आंसर है 2025। 2025 को रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष होगा। ठीक है, हमने देखा था ना 2026 के बारे में देखा था शायद, कि इंडिया फ्रांस के बारे में हमने देखा था, और इंडियन आर्मी ने भी अपना टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पे एक साल बनाया है, उसका देखा था। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है ना, जिसने पहला भारतीय स्पेस टूरिस्ट, बेसिकली अंतरिक्ष पर्यटक, तो इसका आंसर है गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के दल के साथ शामिल होकर अंतरिक्ष यात्रा की है। दूसरी है, तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली लेकिन पहली अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ठीक है, आपको पता है कि पहली कौन थी, तो ये दूसरी हुई, पर अंतरिक्ष पर्यटक ये पहली है भारत की। और किसके थ्रू गई हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अमेज़ॉन की ब्लू ओरिजिन। दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, लेट मी ऑल्सो हाईलाइटेड कि इसके ऊपर ध्यान जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन को कितने वर्ष के लिए मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जिसमें हमने AI अप्रिसिएशन दिवस के बारे में जाना था। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये AI अप्रिसिएशन दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जुलाई माह में मनाया जाता है। दिन आप बता दीजिए कि डेट क्या थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया है, तो किस राज्य ने किया है पहला आपका AI टीचर रोबोट जिसका नाम आइरिस है, तो इसका आंसर है केरला। अब उसमें दो चीज़ें याद रखेंगे कि उस जो AI रोबोट है, शिक्षक रोबोट है, इसका नाम क्या है, जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया, और किस राज्य में है, तो वो आप देख लेंगे कि ये केरला में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित हैं,
कभी आप देख लीजिए कि इस किस खेल में किसको मिला है, जिसको मिला है वो किस खेल संबंधित है, बेसिकली वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर है निशानेबाजी। ठीक है, स्वप्निल कुशाली निशानेबाजी संबंधित है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है ज़ैंग यूफेई। ज़ैंग यूफेई ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, इन्होंने मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में, और ये एक तैराक हैं। ठीक है, स्विमिंग से रिलेटेड है, इनका स्पोर्ट्स है। अब आप ये भी मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा पदक तो इन्होंने जीते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ठीक है, आगे क्वेश्चन में होगा तो देख लेंगे, वरना आप अभी एक बार अभी जाके देख लीजिए, आता हो तो रिकलेक्ट करिए कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु के साथ भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर है अंचिता शरत कमल, ये थी। मैंने आपको पेरिस पैरा ओलंपिक्स से रिलेटेड पूछा था कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, उन दोनों का नाम बताइए, ये बताइए। ओपनिंग सेरेमनी में हमने देख ही लिया कि पीवी सिंधु के साथ ये थी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, आपको पता है बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं वो, और आप वी ऑल नो अबाउट दैट, तो उनके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो पहला कथन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पहली बार ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। ये कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स को पहली बार इंक्लूड किया गया है पेरिस ओलंपिक्स में। दूसरा कह रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स में पहली बार भारत से साइकिलिंग, पैरा रोइंग और आपका ब्लाइंड जूडो के खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहली बार इन स्पोर्ट्स को किया गया और भारत से इन खेलों में पहली बार खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनको आप याद कर लेंगे, नाम आप ध्यान रखिए, और आप ये भी जाके देखेंगे कि कौन कौन थे, एक बार नज़र मार लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। हर चीज़ रटनी नहीं है, फटक कुछ चीज़ें ऐसे करनी है कि आंखों के सामने से एक बार निकल जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्चन लियोन पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक आ गया है। क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे, चलिए कोई बात नहीं। मार्चन लियोन पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक स्वर्ण पदक, ठीक है, गोल्ड। पहला क्वेश्चन में देखा था ना कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि मार्चन लियोन का संबंध निशानेबाजी से है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी तैराक हैं। सबसे ज़्यादा मेडल जिसको मिले हैं वो भी तैराकी से रिलेटेड है और ये भी तैराकी से रिलेटेड है। इनका निशानेबाजी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध महिला बन गई हैं। सबसे कम उम्र वाली और सबसे वृद्ध, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि इनको उल्टा कर दिया गया है। बेसिकली आपकी काम्या कार्तिकेय माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र महिला बनी है, और ज्योति रात्रे आपकी सबसे वृद्ध भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये नाम को अलट पलट कर दिया गया है, तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही महत्वपूर्ण फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन हैं। तो इसका आंसर है किरण राव। सबने मूवी देखी होगी, तो आप ये देख लीजिए, सबसे आसान सवाल था। किरण राव ने ही इस मूवी का निर्देशन किया है, और ये बेसिकली अभी इसको इंक्लूड कर लिया गया है आपके 97th अकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है इसमें। 97 अकेडमी अवार्ड 2025 में इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक ब्रेविटी के रूप में चुना गया है। ठीक है, ऑफिशियल एंट्रीज की हुई है लापता लेडीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय सेना ने, हाँ मैं भी कह रही थी ना, इंडिया फ्रांस का देखा हमने, यूएन का देखा कि इसने किसको बनाया है, 2025 को किस साल को बनाया गया है, क्या घोषित किया है। यह है कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी आत्मसात करने का वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अजय मनीराव खनविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भर्तृहरि महताब को 8वीं लोकसभा का प्रोटर्म स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी गलत हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, प्रोटर्म स्पीकर। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आपको पता ही है कि प्रोटर्म स्पीकर की नियुक्ति होती है, जो सबको शपथ दिलवाता है और आगे की कैबिनेट को चुना जाता है। तो इसलिए आप ये याद रखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 8वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको एक बार आप देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदिति योजना किससे संबंधित है। तो यह योजना रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है। इसका IDX, रक्षा मंत्रालय के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ढांचे के तहत यह योजना है और इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान और विकास के प्रारंभिक चरण में रणनीतिक गहन तकनीक प्रौद्योगिकियों को में नवाचार को बढ़ावा देना है। बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना आई है। अब सिंपली याद रखिए योजना का नाम और किस चीज़ से संबंधित है। ये रक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे ख़त्म करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में इंडिया पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। तो भारत इंडिया पार्क किस देश में कर रहा है। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। यहाँ पे इंडिया पार्क को स्थापित करने की भारत ने घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहीं तक करते हैं, 2030 तक। ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें आप अपना फीडबैक बताइए कि ये आपके लिए इस तरीके से ठीक रहेगा और हम आगे इसी तरीके से बढ़ें। तो कमेंट्स में आप बताइए कि इस तरीके से चलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। मेरी पूरी कोशिश रही है, बाकी आप लोग बताइए, आगे हम उसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो किसी को तकलीफ़ ना हो, ना हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को। देखिए वैसे तो दोनों तरफ दिया गया है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। पहली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने नीचे नीचे रखा था हिंदी फिर इंग्लिश, बट फिर इसको साइड में रखा गया जिससे किसी भी सेक्शन को प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी आप लोग वीडियो देखकर बताइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी, अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नहीं तो हम और मिक्स करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली फ़ायदा आपको होना चाहिए। सो आप बताइए कि हम आगे कैसे चलें। ठीक है, तो दैट इज़ इट। आप बता के ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।